चलिए ध्यान दिया जाए। पिछले दिन हम लोग पढ़े थे कि पृथ्वी एक चुंबक के जैसा व्यवहार करती है। इस व्यवहार करने का क्या कारण था, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़े थे, डीप एंगल और एंगल ऑफ डिप्लेशन, ठीक ना। एक थीटा था और एक था क्या, फाई। आपको बताए थे कि पृथ्वी के क्षैतिज सतह से जब हम किसी ऐसे कंपास को रखें जो कंपास लेफ्ट राइट भी घूम सके और ऊपर नीचे भी घूम सके, तो मान लो यह है पृथ्वी के सतह पर हम लोग हैं, तो यह है क्षैतिज सतह। अब ये ऐसे झुकेगा यहाँ पर नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल झुकेगा तो ये कोण बन रहा है कि नहीं, कोण बन रहा है। तो ये मतलब पृथ्वी ऐसे चुंबक के जैसे बिहेव कर रहा है। तो इसका दो घटक होगा, एक क्षैतिज घटक और एक, इसी में एक बोले थे बी एच और एक को बोले थे बी। बी एच को बोले थे बी कॉस थीटा, जिसके साथ थीटा लगा हो, जिसके साथ थीटा नहीं लगा हो। कहानी इतनी पढ़ी थी, ठीक ना। आज का लेक्चर आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है और बेसिक लेक्चर है, जहां से इस चैप्टर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं और बहुत सारे सब्जेक्टिव भी बनते हैं। और ये एक फंडामेंटल लेक्चर है जहां से हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, क्या, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक का, है ना। तो इन सारे सब्सटेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किस बेसिस पर आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे कोई भी पदार्थ चुंबक के जैसे व्यवहार करने लगता है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोगों को एक एक करके जानना है। तो आज का आपका टॉपिक है क्या, कि पदार्थों में चुंबकीय गुणों का कारण, कि कोई भी पदार्थ है उसमें चुंबकीय गुण कैसे है। खास करके जो चुंबकीय पदार्थ है जैसे लोहा, तो लोहा में चुंबकीय गुण कैसे आ जाता है, या किसी भी पदार्थ में चुंबकीय गुण कैसे आ जाता है, इन सारी चीजों पर आज हमको एक एक बात को लेकर के चर्चा करना है। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होइएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, पढ़े हुए केमिस्ट्री में, कि अगर किसी भी एटम का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी एटम का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जोड़े में इलेक्ट्रॉन है, तो उसका दोनों का आघूर्ण एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। जैसे हीलियम की बात हुई थी, है ना। तो हीलियम का डाइपोल मोमेंट कितना होता, 0 होता है। क्यों, कि एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाता और उसका कुछ ना कुछ डाइपोल होता है। तो इसी लेक्चर को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कि किसी भी पदार्थों में जो चुंबकीय गुणों का कारण होता है, ये कारण क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो पदार्थ है, ये पदार्थ किन चीजों से बना हुआ है, अणुओं का बना हुआ है। और इन सारे अणुओं में नाभिक होते हैं और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर घूमता है। इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर घूमेगा, इसका मतलब आवेश का प्रवाह होगा, और आवेश का प्रवाह होगा इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इसका मतलब चुंबकीय बल आघूर्ण भी लगेगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी लगेगा। अब देखिए कि कोई भी एटम है जो परमाणुओं के बने हुए हैं, जिनके अक्ष में इलेक्ट्रॉन गतिमान होता है, इन इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा का प्रवाह होता है और जिसके कारण लूप चुंबकीय द्विध्रुव जैसा व्यवहार करता है। मैं आपको पिछले चैप्टर में भी मैं बताया था कि इलेक्ट्रॉन का वृत्ताकार पथ पर गति और उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण में बताया था। अब ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि ये कोई सा नाभिक है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ कक्षा में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की गति है ऐसे, तो धारा जो बहेगा वो धारा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में बहेगा। जो धारा का दिशा क्या हो जाएगा, अपोजिट। ये है इलेक्ट्रॉन के गति के दिशा, तो धारा इसके विपरीत दिशा में बहेगा। और वृत्ताकार पथ पर बहेगा, तो वृत्ताकार पथ पर बहेगा भैया, तो वृत्ताकार पथ पर बहेगा, तो मान लो कि ये है वृत्ताकार पथ और इसमें इलेक्ट्रॉन बह रही है ऐसे, तो धारा आई बहेगी कैसे, इस तरीके से। अब धारा आई बहेगी तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें अगर हम अंदर में चुंबकीय क्षेत्र का बात करें, तो अंगूठा को रखिए, इधर से जाएगा और इधर से बाहर आएगा। इधर से किधर आएगा, इधर से किधर आएगा, इधर से किधर आएगा, बाहर, इधर से किधर आएगा, बाहर, इधर से किधर आएगा, बाहर। अब आपको मैं बोला था क्या, कि चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के अंदर साउथ से निकलती है और नॉर्थ में जाके, तो लूप में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, इसका मतलब इस लूप के पीछे कहीं ना कहीं साउथ पोल होगा और इस लूप के सामने कहीं ना कहीं नॉर्थ पोल होगा, और ये साउथ और नॉर्थ पोल मिलकर के क्या बनाएगा, एक चुंबकीय द्विध्रुव बनाएगा। तो हर एक धारावाही लूप, ध्यान से सुनिएगा, कि प्रत्येक धारावाही लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव के जैसा व्यवहार करता है। ये हम लोग पीछे से लेकर के अभी तक पढ़ते आए हैं
क्यों करता है, जो मैं पूरा कारण बताया था। तो बेटा परमाणु में अगर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा पर घूम रहा है मतलब आवेश गतिमान है, और आवेश जिधर गतिमान है उसके विपरीत दिशा में धारा बहेगी, और विपरीत दिशा में धारा बहेगी तो ये लूप के जैसा व्यवहार करेगा, और हर एक लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव के जैसा व्यवहार करता है, जिसके ध्रुवों का पता हम लोग कैसे लगाते थे। एक तो क्लॉक फेस रूल था कि अगर क्लॉकवाइज बह रहा है तो तेरे चेहरे की तरफ साउथ पोल, और अगर एंटी क्लॉकवाइज बह रहा है तो तेरे चेहरे की तरफ। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब प्रत्येक धारावाही लूप या प्रत्येक पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण धारावाही लूप के जैसा व्यवहार करेगा, और हर धारावाही लूप विद्युत द्विध्रुव के जैसा नहीं, चुंबकीय द्विध्रुव के जैसा व्यवहार करेगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए कि चुंबकीय द्विध्रुव के जैसा व्यवहार करेगा तो किसी भी परमाणु में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होने का कारण 3 हो सकते हैं। पहला कारण क्या कि इलेक्ट्रॉनों का कक्षा में गति करने के कारण द्विध्रुव के जैसा बिहेव कर रहा है। दूसरी बात आप देखिए कि स्पिन कोणीय संवेग के कारण इलेक्ट्रॉन को अगर आप बहुत ही छोटे लेवल पर पढ़े होइएगा तो किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा पर घूमने के साथ साथ वाइब्रेट भी करता है, ऐसे सर्कुलर पाथ पे भी घूमता है। जैसे पृथ्वी का गति मान लो, तो मान लो पूरा सोलर सिस्टम में जो सन है वो है न्यूक्लियस, सन है क्या, वो है, और इसके चारों तरफ कक्षा में अलग अलग ग्रह और उपग्रह क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो घूम रहा है तो आप पृथ्वी को देखिए कि सूर्य के चारों तरफ कक्षा में भी घूम रहा है और अपने अक्ष पे भी क्या कर रहा है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, किसी भी ऑर्बिट में कक्षा में भी घूमता है और ये अपने अक्ष पे भी ऐसे घूमता रहता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, स्पिन कोणीय संवेग के कारण। अब देखो कि वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है जिसके कारण तो द्विध्रुव के जैसा व्यवहार कर ही रहा है, लेकिन अगर अपने अक्ष पर भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो यहां पर भी करंट बनाएगा कि नहीं बनाएगा। करंट बनाएगा तो इसके कारण में जो है सो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। तीसरी बात यह है कि नाभिक के चुंबकीय आघूर्ण के कारण अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ये एटम भी क्या हो रहा है, पूरा पदार्थ में ऑसिलेट कर रहा है, और एटम का भी ऑसिलेशन है जिसके कारण नाभिक भी ऑसिलेट कर रहा है। अब नाभिक पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके कारण भी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और चुंबकीय द्विध्रुव के कारण होगा। लेकिन इसमें जो ये नीचे वाला ये 2 फैक्टर है, ये 2 फैक्टर जो पार्ट बनता है, ये पार्ट बनता है किसका, क्वांटम फिजिक्स का। क्वांटम फिजिक्स मतलब ये सब चीजें मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग इतनी छोटी बातें पढ़ते हैं। बात समझ में आ रहा है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, क्लासिकल फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स में ये बात सही है कि इस तीनों कारणों से जो है सो चुंबकीय द्विध्रुव बनता है, लेकिन इसमें ये 2 कारण जो है, इन 2 कारण के कारण नगण्य चुंबकीय द्विध्रुव के जैसा व्यवहार होता है, बहुत कम चुंबकीय गुण आता है। जो मेजर चुंबकीय गुण आता है वो इसके कारण, इसके कारण, ये मेजर फैक्टर है, ये मेजर फैक्टर है, ये दोनों माइनर फैक्टर है। तो इस दोनों को हम लोग इस चैप्टर में इग्नोर ही करके चलते हैं। मतलब इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के जैसा कोई पदार्थ व्यवहार करेगा, तो उसके लिए हम लोग केवल एक ही कारण को डिस्कस करेंगे, क्या कि इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में गति करती है, केवल उसी के कारण बड़ा सा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बनता है। बाकी 2 कारण भी है कि चुंबक अपने अक्ष पे घूमने के साथ साथ वो खुद में भी ऑसिलेट कर रहा है, तो खुद में ऑसिलेट कर रहा है उसके कारण भी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा, लेकिन बहुत कम होगा। बात समझ में आ रहा है। नाभिक के कारण भी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा, लेकिन बहुत कम होगा। इसीलिए हम लोग इस दोनों माइनर फैक्टर को क्या करेंगे, इस चैप्टर में इग्नोर करेंगे, केवल इसी को लेकर के चलेंगे, क्या कि इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में गतिमान है और इसी गतिमान इलेक्ट्रॉन के कारण एक लूप का निर्माण होता है, धारावाही लूप का निर्माण, और प्रत्येक धारावाही लूप क्या करती है, एक चुंबकीय द्विध्रुव के जैसा व्यवहार करती है। चुंबकीय द्विध्रुव के जैसा व्यवहार करती है तो उसका कुछ ना कुछ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा। आप ध्यान दीजिएगा कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को वेक्टर हम लोग लिखते हैं m, और इस वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक सिंबल के द्वारा, जो सिंबल होगा क्या, तीर का निशान। और इस तीर के निशान को अगर आप तीर के निशान के द्वारा निरूपित कर रहे हैं तो ये तीर के निशान का आपको पता है कि द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा हमेशा साउथ पोल से किधर होता है, नॉर्थ पोल के तरफ। तो इसको हम लोग तीर के निशान से निरूपित करेंगे और इस तीर के निशान का दिशा किधर होगा, साउथ से लेकर के नॉर्थ तक। तो अब देखिए कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में गतिमान है, ऐसे इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में गतिमान है, करंट बह रही है ऐसे,
करंट बह रही है ऐसे। तो चुंबकीय क्षेत्र आप देखिए कि अंदर की तरफ जाएगा, सब जगह अंदर की तरफ गया, मतलब साउथ से निकला और नॉर्थ में। तो यहाँ पर जो हम लोग द्विध्रुव बनाएंगे वो एक ऐसा एरो बनाएंगे कि इधर होगा साउथ और इधर होगा क्या, बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को दिखाना है वो हमेशा तीर के निशान के द्वारा दिखाना है। तीर के निशान के द्वारा दिखाना है, दिशा किधर होगी, साउथ से नॉर्थ के तरफ। नहीं, ये नीचे से ये ऐसे करंट में बह रहा हूं, ऐसे करंट बह रहा है, तो करंट ऐसे बह रहा है तो ये नीचे की तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा। नीचे की तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा तो नॉर्थ से निकला साउथ में गया, तो डाइपोल साउथ से, बात समझ में आ रहा है, डाइपोल साउथ से नॉर्थ की तरफ। अब देखिएगा ध्यान से कि हमको केवल बात करना है किस चीज का, इलेक्ट्रॉन की कक्षा में गति का। मतलब कहे कि कोई भी पदार्थ चुंबक के जैसे व्यवहार करता है, उसका एकमात्र कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु के कक्षा में चारों तरफ घूम रहा है, जिसके कारण एक धारावाही लूप का निर्माण होता है और धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव के जैसा व्यवहार करता है। दूसरी बात यह कि किसी भी परमाणु का कुल चुंबकीय आघूर्ण सभी इलेक्ट्रॉनों के आघूर्ण के कारण होता है। अब आप ये बात जानते हैं क्या कि कोई भी पदार्थ, कोई भी परमाणु केवल एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर के नहीं बना है। एक परमाणु में एक नाभिक होता है और उसके चारों तरफ बहुत सारी कक्षाएं होती है और हर कक्षा में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है। जैसे पहले में 2, दूसरे में 8, इस तरीके से सारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब देखिएगा कि जो सारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ये पहले वाले कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉन के कारण जो आघूर्ण होगा वो अलग आघूर्ण होगा, इस 2 8 के कारण जो आघूर्ण होगा वो अलग तरह का आघूर्ण होगा, इसके बाहर वाले के कारण जो होगा वो अलग तरह का आघूर्ण होगा। लेकिन सारे आघूर्ण को आप देखिए तो सबका दिशा एक जैसा होगा और परिमाण क्या होगा, अलग अलग। क्यों कि दूरियां अलग अलग है, कक्षा का क्षेत्रफल अलग अलग है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग है। तो आपको पता है कि m बराबर हम लोग कितना पढ़े हुए हैं, IA। तो जितना अधिक इलेक्ट्रॉन बहेगा धारा उतना अधिक होगा और जितना हम कक्षा में बाहर जाएंगे क्षेत्रफल उतना क्या होगा, बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से जो आघूर्ण का बात करेंगे m का, ये m का मान भी सबके लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन अगर हम कुल परमाणु के आघूर्ण का बात करेंगे तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों के कारण जो आघूर्ण हुआ है उन सारे आघूर्णों का क्या होगा, योगफल होगा। मतलब किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं होगी, पूरे परमाणु में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सारे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की बात होगी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है। अब देखिए कि इसके बाद की बात है क्या कि कुछ पदार्थों में परमाणुओं का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के आघूर्ण को कैंसिल कर देते हैं। ऐसे पदार्थों को हम लोग प्रतिचुंबक या विषम चुंबकीय पदार्थ, डायामैग्नेटिक पदार्थ कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कि जैसे आपके पास है क्या, हीलियम। हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता, 2 होता है। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है। तो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होइएगा कि अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक आघूर्ण ऐसे बनेगा तो दूसरा आघूर्ण ठीक अपोजिट में बनता है, और दोनों बराबर भी होता है। तो दोनों बराबर होता है तो इसमें क्या करेगा कि दोनों इलेक्ट्रॉनों के कारण आघूर्ण क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉनों का आघूर्ण जो है वो एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। दोनों इलेक्ट्रॉनों का आघूर्ण एक दूसरे को कैंसिल इसीलिए करेगा बेटा कि ये परिमाण में बराबर है और परिमाण में बराबर है और दिशा में क्या है, विपरीत हैं। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ओवरऑल अगर इसका कोई m नेट आपसे पूछे कि इसका कुल आघूर्ण कितना होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, 0। मतलब कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिनका इलेक्ट्रॉनों का आघूर्ण एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। मैं अभी क्या बोला हूं कि प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग तरह के एटम होते हैं, हर एटम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, हर इलेक्ट्रॉन का आघूर्ण भी क्या होता है, अलग अलग। लेकिन अगर किसी पदार्थ में जोड़े में इलेक्ट्रॉन हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, तो एक का आघूर्ण दूसरे का आघूर्ण को क्या करता है, कैंसिल करता है। और कैंसिल करता है तो उसका नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जब हम लोग बात करेंगे m नेट का, तो m नेट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। तो ये कैसे होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, वैसे पदार्थ जिनके परमाणुओं में, वैसे पदार्थ जिनके परमाणुओं में क्या होते हैं, जिनके परमाणुओं में क्या होता है कि जोड़े में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जोड़े में, जिनके परमाणुओं में जोड़े में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जोड़े में इलेक्ट्रॉन होंगे जिनके परमाणुओं में
जोड़े में इलेक्ट्रॉन होंगे उनका एमनेट कितना होगा, उनका एमनेट हो जाएगा कितना, 0। क्यों कि उनका डायपोल मोमेंट एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा और फाइनली कोई डायपोल मोमेंट उस पर बचेगा नहीं। केमिस्ट्री में तुम लोग इसमें कुछ एक्सेप्शन भी पढ़े हुए हो, अपन को वो लेके चलना नहीं है। बात समझ में आ रहा है, अपन को केवल फिजिकल बातों को लेकर के चलना, ठीक है। अब देखिए कि यहां से कि भाई कुछ एटम ऐसे भी हुए जिसके इलेक्ट्रॉन का डायपोल एक दूसरे को क्या किया, कैंसिल कर दिया। सामान्यतः ये कैसे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें होती है, जोड़े में। जैसे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे को कैंसिल करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए आगे ये कह रहा है क्या कि लेकिन कुछ पदार्थों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय आघूर्ण, इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय आघूर्ण जो है वो, इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय आघूर्ण जो है वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे ये मिसप्रिंटिंग है, एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। ऐसे पदार्थों को हम लोग लौह चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक या अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक पदार्थ कहते हैं। तो कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जिनका डायपोल एक दूसरे को क्या करेगा, पूरा पूरा कैंसिल कर देगा। तो कैंसिल कर देगा तो उसमें कोई चुंबकीय गुण नहीं रहेगा। तो कोई चुंबकीय गुण नहीं रहेगा तो उसको हम लोग कैसा बोले थे, डायामैग्नेटिक। उसको हम लोग क्या बोले थे, आपको मैं बोला था कि चुंबक का दुश्मन, उसको चुंबक से कोई मतलब, तो चुंबकीय गुण है ही नहीं तो चुंबक से कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिनका डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता है, और जब कैंसिल नहीं करेगा भाई तो उसका जो है सो नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 के बराबर में नहीं होगा। अगर हम इसका बात करें कुल चुंबकीय आघूर्ण का, ऐसे पदार्थों का अगर कुल चुंबकीय आघूर्ण का बात करें तो कुल चुंबकीय आघूर्ण जो होगा वेक्टर एम, ये वेक्टर एम कभी 0 के बराबर में नहीं होता है। क्यों कि हर एक डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा, कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट बचेगा, और जो डायपोल मोमेंट बचेगा वो उसको 0 नहीं होने देगा। तो जिसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं हुआ वैसे पदार्थों को हम लोग क्या बोलेंगे, अनुचुंबकीय बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक, या फिर क्या बोलेंगे, फेरोमैग्नेटिक। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कि इसमें चुंबकीय गुण है, चुंबकीय आघूर्ण है मतलब चुंबकीय गुण है। अब इस पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में किसी में ज्यादा होगा किसी में कम होगा, ये बाद की बात है। लेकिन कहानी यहीं से शुरू करनी है डाया, पैरा और फेरो की, कि इससे पहले जो आपका डायामैग्नेटिक था वो डायामैग्नेटिक में बिल्कुल भी आघूर्ण, चुंबकीय गुण बिल्कुल भी, तो इसका चुंबक के साथ कोई संपर्क। लेकिन कुछ पदार्थों में नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होता है। 0 नहीं होगा मतलब इसमें चुंबकीय गुण होगा, और जिसमें चुंबकीय गुण होगा उसको हम लोग या तो पैरामैग्नेटिक बोलेंगे या तो क्या बोलेंगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे। ये आगे डिस्कस करेंगे कि किसको पैरा बोलेंगे और किसको फेरो बोलेंगे। लेकिन अभी बस इतना जानिए कि चुंबकीय गुण होगा तो या तो पैरा होगा या तो फेरो होगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, डाया होगा। बात समझ में आ रही है। अब देखिए कि इसके बाद की जो बात होती है, यदि हम किसी पदार्थ का नमूना लें, किसी पदार्थ का नमूना लेने का मतलब कि इसमें देखो कि अगर हम किसी पदार्थ का सैंपल हम लेते हैं, तो किसी पदार्थ का ये हम सैंपल लेते हैं, मान लो ये कोई सा पदार्थ है, तो इस पदार्थ का हर, ध्यान दीजिएगा कि इस पदार्थ का जो है सो डायपोल मोमेंट अलग अलग डायरेक्शन में होगा। क्यों भाई, कि हर पदार्थ का अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन बाहर के ताप ऊर्जा के कारण, बाहर के ताप ऊर्जा के कारण क्या होता है, रेंडम मोशन में होता है। मतलब इलेक्ट्रॉनों की स्थिति बदलती रहेगी, नाभिक की स्थिति बदलती रहेगी, इसका मतलब डायपोल मोमेंट की स्थिति भी क्या होती रहेगी, बदलती रहेगी। बात समझ में आ रहा है। तो अगर हम डायपोल मोमेंट को तीर से दिखाते हैं तो रेंडमली तीर का निशान होगा, कुछ भी रेंडमली क्या होगा, तीर का निशान होगा। और रेंडमली अगर तीर का निशान होगा, ये सारा तीर का निशान किसको दिखा रहा है, डायपोल मोमेंट को। अब देखिए कि अगर हर डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो कैंसिल कर दिया तो पहले वाली कहानी हो गई किसकी, डायामैग्नेटिक की। लेकिन इसमें से बहुत सारा कैंसिल कर भी देगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ बच गया तो कुछ बच गया तो या तो ये पैरो होगा या तो ये फेरोमैग्नेटिक होगा। बात समझ में आ रहा है। तो अगर हम किसी पदार्थ का सैंपल लेंगे, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम किसी पदार्थ का सैंपल लेंगे तो इस सैंपल में जो है, इस सैंपल में जो है सो बहुत सारे डायपोल बने हुए होंगे। क्यों कि भाई पदार्थ के किसी एक टुकड़े में अनंत परमाणु होती है, और अनंत परमाणु अनंत डायपोल के जैसा बिहेव करेगा।
अनंत डायपोल के जैसा बिहेव करे। तो मान लो कि हर परमाणु के कारण डायपोल जो है, वो हर परमाणु के कारण जो डायपोल है वो डायपोल कैसा है, रेंडम मोशन में है। हर परमाणु के कारण जो डायपोल है वो डायपोल कैसे है, रेंडम मोशन में है। अगर डायपोल रेंडम मोशन में रहेगा, अगर डायपोल रेंडम मोशन में रहेगा, तो आप बताइए कि अगर हम लोग बात करेंगे नेट डायपोल का, अगर हम लोग बात करेंगे किस चीज का, नेट डायपोल का, तो इस पर नेट डायपोल का मान कितना होगा, 0 होगा। 0 होगा क्यों, 0 होगा क्यों कि देखो सब अलग अलग दिशा में रैंडम मोशन में। जरा सा ध्यान देना कि जब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मेंटेन किए थे तो रैंडम मोशन में घूम रहा था, और रैंडम मोशन में घूम रहा था तो उसका एवरेज वेलोसिटी कितना मानते थे, 0 मानते थे। इसी तरीके से यहां पर भी हर डायपोल क्या है, अलग अलग दिशा में है, अनंत डायपोल है। तो इस डायपोल को कैंसिल करने वाला कोई ना कोई डायपोल जरूर मिल जाएगा इसमें, दूसरे डायपोल को भी कैंसिल करने वाला कोई ना कोई डायपोल जरूर मिल जाएगा इसमें। क्यों कि अनंत डायपोल से। इस प्रकार से होगा क्या कि किसी भी पदार्थ के नमूना को अगर हम सामान्य स्थिति में लेंगे, सामान्य स्थिति में अभी कुछ नहीं है, ऐसे ही उठाए और यहां पर रख दिए, तो यहां पर रख दिए तो इसका डायपोल मोमेंट, हर अणु का डायपोल मोमेंट, हर परमाणु का डायपोल मोमेंट अलग अलग दिशा में है। पदार्थ कितने परमाणुओं से बना हुआ है, अनंत परमाणुओं से, तो अनंत डायपोल मोमेंट और सब इधर उधर अपना कर रहा है, सब इधर उधर कर रहा है। तो अगर हम लोग यहां पर एम नेट का बात करेंगे, अगर हम लोग यहां पर एम नेट का बात करेंगे, मतलब अगर हम लोग यहां पर कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का बात करेंगे, तो यहां पर कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो हो जाएगा, कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो हो जाएगा, ये कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो आपका हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम नेट का जो मान हो जाएगा यहां पर, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर सामान्यता किसी पदार्थ का हम बात करें तो, अभी मैंने इस पर बाहर से कुछ नहीं किया है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन अब इसी पदार्थ के टुकड़े में, इसी पदार्थ के टुकड़े में हम क्या करें कि जब कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए, तो आप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कैसे लगा सकते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कैसे लगा सकते हैं, ये सोचिए। मान लीजिए ये है पदार्थ, और आप जानते हैं कि सोलेनाइड के अंदर में चुंबकीय क्षेत्र बनता है। हम इस पर क्या किए, तार लिए, लपेट दिए और तार से करंट बहा दिए, लग गया क्या इस पर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। बात समझ में आ रहा है। हम क्या किए, एक तार लिए और इस पर लपेट दिए और उससे करंट बहा दिए, तो इसमें क्या हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र में आ गया। तो अब जब हम इस पर बाहर से कोई चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे, अब जब हम इस पर बाहर से कोई चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे, ध्यान देना, तो पदार्थ का यही नमूना देखो, पदार्थ का यही नमूना देखो कि वही वाला नमूना है, तो सभी एक बल आघूर्ण अनुभव करेंगे। आप जानते हैं कि जब किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में, जब किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी मैग्नेटिक डायपोल को हम लोग रखेंगे, किसी भी मैग्नेटिक डायपोल को हम लोग रखेंगे नॉर्थ साउथ को, तो इस पर एक बल का जोड़ा लगेगा, और बल का जोड़ा लगेगा तो इस सारे डायपोल को ये घुमाने का कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, घुमाने का कोशिश करेगा। तो ये जो आघूर्ण किसी भी दिशा में चल रहा है साउथ से नॉर्थ, ये सीधा होने का प्रयास करेगा कि नहीं करेगा। अब पूरा पूरा सीधा हो या नहीं हो वो अपना मैटर नहीं है, लेकिन पहले जो 100% रैंडम मोशन में था वो अब औकात में जरूर रहेगा कि एक लाइन में चलने का कोशिश करेगा, लेकिन 100% ऐसा होगा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसा तो है कि अब एक लाइन में आने का ये लोग कोशिश करेगा। क्यों कि जैसे इस पर मैंने चुंबकीय क्षेत्र लगाया, तो अब ये वाला जो नीचे की तरफ आ रहा है, इसको ये चुंबकीय क्षेत्र सीधा करने का कोशिश करेगा। क्या लगा करके, टॉर्क लगा करके, बल आघूर्ण लगा करके इसको क्या करेगा, सीधा करने का कोशिश करेगा। आप जानते हैं कि जब भी किसी डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इस पर एक टॉर्क लगता है। ये टॉर्क बराबर कितना होता है, m.b के बराबर में। बताया मैं कि नहीं, m.b के बराबर में। p.e पढ़ते थे ना, है p क्रॉस है ना, m×b के बराबर में। अब ठीक है, m×b के बराबर में टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा तो भाई ये क्या होगा, घूमेगा, और घूमेगा तो ये जो सारा पहले रैंडम मोशन में था वो सारा रैंडम मोशन वाला अब क्या होगा कि अब सारा रैंडम मोशन वाला एक तरफ से लाइन में आने का प्रयास करेगा। लेकिन 100% लाइन में आए ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरह से क्या होगा, ये सारा लाइन में आने का प्रयास करने लगेगा। देखो मैं 100% को मैं लाइन में नहीं बनाया हूं, कुछ कुछ का डायरेक्शन इधर उधर है, अभी भी कुछ कुछ का डायरेक्शन क्या है, इधर उधर
है 100% नहीं है। लेकिन अब बताओ कि जो यहाँ 100% एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा था, अब क्या यहाँ पर 100% एक दूसरे को कैंसिल करेगा? नहीं करेगा। क्यों? कि मैंने इस पर क्या किया है कि मैंने इस पर बाहर से एक बी एक्सटर्नल लगा दिया है। मैंने क्या किया है? यहाँ पर एक बाहर से चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया है, और जैसे ही बाहर से चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो इसके अंदर का हर एक डाइपोल एक बल आघूर्ण का अनुभव किया, और बल आघूर्ण का अनुभव किया तो ये सब क्या हुआ कि एक लाइन में आने का कोशिश करने लगा। अधिकतर एक लाइन में आ भी गए, लेकिन कुछ कुछ नहीं भी आते हैं। तो कुछ कुछ नहीं भी आते हैं उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अब आप बताइए कि अब अगर हम लोग यहां पर बात करें एमनेट का, तो क्या एमनेट बराबर 0 होगा? तो आपका जवाब आएगा क्या कि नहीं होगा। मतलब कि जिस पदार्थ में पहले कोई चुंबकीय आघूर्ण नहीं था, इस पदार्थ को अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिए, तो चुंबकीय क्षेत्र में रख दिए तो क्या हुआ कि इसमें चुंबकीय गुण आ गया। लोहा अलग रखा हुआ है, इसमें कोई चुंबकीय गुण, लेकिन कील को हम लोग क्या करते हैं कि बहुत देर तक किसी चुंबक से सटा के रख दो, चुंबकीय क्षेत्र में रख दो, और 5 दिन के बाद निकालो तो ये कील भी चुंबक के जैसा बिहेव करने लगता है। अब ये लगातार करता रहेगा कि नहीं करता रहेगा, ये बात का सब्जेक्ट। अगर हम खाली छुआ के हटा लेंगे तो चुंबक के जैसा बिहेव नहीं करेगा। क्यों? कि थोड़ा देर के लिए सीधा हुआ फिर टेढ़ा हो गया। लेकिन अगर बहुत लंबे समय तक हम लोग इसको चुंबक के संपर्क में रख देंगे तो ये भी क्या करेगा? चुंबक के जैसा व्यवहार करने लगेगा, इसमें चुंबकीय गुण आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब चुंबकीय क्षेत्र में नहीं था तो इसके अंदर में कुल चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना था, लेकिन जैसे मैंने इस पर एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो ये सारे डाइपोल एक दिशा में आने लगे, और डाइपोल एक दिशा में आने लगे तो ये पदार्थ जो पहले चुंबकीय गुण नहीं था, इसमें अब चुंबकीय गुण आया, और इसका एमनेट 0 के बराबर में नहीं होगा। तो अब सवाल उठता है कि इस पदार्थ के अंदर में कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? तो देखो इसमें 2 कारण है जो इसमें चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है। एक कारण तो ये बाहर वाला चुंबकीय क्षेत्र है, बी एक्सटर्नल, और एक कारण ये डाइपोल भी तो जुड़ जुड़ के अपने आप में एक चुंबक जैसा बना है ना। तो डाइपोल भी एक चुंबक के जैसा बना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बी नेट का बात करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर बी नेट का बात करेंगे तो 2 चीज होगा, बी एक्सटर्नल और प्लस बी इंटरनल। मतलब इंटरनल कारणों से जो चुंबकीय क्षेत्र बना है डाइपोल के एकीकृत होने से, ये भी एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, एक चुंबक बनाएगा, और इसका मदद कौन कर रहा है? बी एक्सटर्नल कर रहा है। मतलब नेट चुंबकीय क्षेत्र जो होगा अंदर में वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों से ज्यादा हो जाएगा। क्यों? कि दोनों मिल करके अब चुंबक बना रहे हैं, और दोनों मिल करके चुंबक बनाएगा तो बी नेट का मान जो है एक्सटर्नल से भी ज्यादा होगा और इंटरनल से भी ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो क्या कारण हुए? 2 कारण हुए। एक बाहरी कारण जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, और एक इसका आंतरिक कारण जो डाइपोल को एक दिशा में लाने से चुंबकीय क्षेत्र बनाया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? आगे देखिए कि आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से हमको क्या मिल रहा है कि पदार्थों के अंदर कुल चुंबकीय क्षेत्र 2 बातों पर निर्भर करेगा। किन किन बातों पर? 2 बातों पर। एक आंतरिक कारण। आंतरिक कारण क्या? द्विध्रुवों का एकीकृत दिशा, कि सारे द्विध्रुव अब एक ही दिशा में आते जा रहे हैं तो ये सारे मिलकर के क्या करेंगे? एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे, और चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे तो ये क्या होगा? आंतरिक कारण होगा। और यहां पर देखो हमेशा जो बी नेट का बात किया जाएगा तो 2 चीजों का, एक किसका? तो बी इंटरनल फैक्टर के कारण, और एक कौन सा? तो बी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए 2 कारण है। एक तो आंतरिक कारण है। तो आंतरिक कारण क्या है भाई? कि सारा द्विध्रुव एकीकृत होकर के एक चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है, और उस एकीकृत चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं क्या? चुंबकन तीव्रता। इसको कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? चुंबकन तीव्रता। इसको कैपिटल आई। किस कारण से? आंतरिक कारण से जो चुंबकीय क्षेत्र बना है उस चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता को हम लोग क्या बोलेंगे? चुंबकन तीव्रता बोलेंगे। यह राशि किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इसमें उत्पन्न चुंबकन की मात्रा को व्यक्त करती है। कि जब नहीं था चुंबकीय क्षेत्र में तो चुंबक के जैसा व्यवहार, लेकिन अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखे तो अब ये चुंबक के जैसा व्यवहार कर रहा है। तो कितना बड़ा चुंबक के जैसे ये व्यवहार कर रहा है, इसी मात्रा को हम लोग क्या कहेंगे? चुंबकन तीव्रता कहेंगे। और इसे डिफाइन करने के लिए प्रति इकाई आयतन में चुंबकीय आघूर्ण को, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है? कि प्रति इकाई आयतन में
चुंबकीय आघूर्ण को जो है सो हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकन तीव्रता कहते हैं। मान लीजिए कि अगर एक ये था पदार्थ, इस पदार्थ में डायपोल का एकीकरण हुआ और डायपोल का एकीकरण हुआ और इसमें जो आघूर्ण बना, इस आघूर्ण को बोल दिए क्या, वेक्टर m। और इसका जो आयतन है, इसका जो आयतन है, इस आयतन को हम लोग बोल दें क्या, v। ध्यान देना, अगर इसके आयतन को हम लोग बोल दें क्या, v, तो देखो कि इसका अगर एरिया का बात करो, क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो कितना है इसका, a। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है कितना। अब मैग्नेटिक फील्ड लगा, इलेक्ट्रॉन हो सकता है गति करे, करंट बहता है I, करंट बहता है कितना, I। तो आप ध्यान दीजिए कि कहता क्या है कि ये चुंबकन तीव्रता जो I होगा, ये I आप क्या लिखेंगे कि प्रति इकाई आयतन में आघूर्ण। तो आप देखिए कि भी आयतन में जो आघूर्ण है वो है कितना, तो एक आयतन में आघूर्ण कितना होगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर I बराबर हमको लिखना है तो हम लोग सिंपल सा भाषा में क्या लिखेंगे, m अपॉन m वेक्टर है, आयतन स्केलर है, तो ये I भी कैसा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो I इक्वल टू हम लोग कितना लिखेंगे, m अपॉन v, प्रति इकाई आयतन में जो बल आघूर्ण का मान होगा। अब देखो कि m के बराबर में हम लोग जानते हैं कि ये होता है किसके बराबर में, IA के बराबर में। और आयतन के बराबर में क्या जानते हो कि अगर इसकी लंबाई है L, तो अगर इसके एरिया से हम L को गुना कर देंगे तो इसका आयतन निकल जाएगा कि नहीं। एरिया से L को गुना कर देंगे तो आयतन निकल जाएगा, तो इसको L इंटू कितना लिख सकते हैं। तुम ध्यान से देखो, A से A कैंसिल होगा, ये वाला भी ये एरिया है, ये वाला भी ये क्या है, एरिया है। A से A कैंसिल हुआ तो कितना बचा, I अपॉन L। मतलब सीधे कह सकते हैं क्या कि प्रति इकाई लंबाई से धारा का प्रवाह भी क्या होता है, चुंबकन तीव्रता होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसी बात को जो है तो आप दूसरे शब्द में कह सकते हैं क्या कि ध्रुव सामर्थ्य पोल स्ट्रेंथ के प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्र के रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब कि प्रति इकाई क्षेत्र में, प्रति इकाई क्षेत्र में आप ध्यान दीजिएगा कि इसी चीज को जो है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, तो ऊपर में लिखे थे क्या, I इक्वल टू कितना लिखे थे, m अपॉन कितना, वॉल्यूम, m अपॉन कितना, वॉल्यूम। अब m को तुमको याद होगा कि हम लोग m इंटू 12 भी लिखते थे कि नहीं, यदि इसका लंबाई कितना हो 12 के बराबर में। तो अब मान लो कि अगर कोई सा द्विध्रुव है ऐसा जिसकी लंबाई है कितनी, 12 की, और इसका एरिया है कितने का, A का। बात समझ में आ रहा है। तो इसको m इंटू 12 लिख सकते हैं और इस वॉल्यूम को कितना लिख सकते हैं, A इंटू 12। 12 से 12 क्या होगा, कट जाएगा। तो ये क्या है, ये पोल स्ट्रेंथ होता था ना स्मॉल m, और ये A क्या है, एरिया। मतलब कि ध्रुव सामर्थ्य भी बोलते हैं इसको, ध्रुव प्रवणता या ध्रुव सामर्थ्य, पोल स्ट्रेंथ। तो प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्र के रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, ठीक ना। प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो पोल स्ट्रेंथ होगा इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, चुंबकन तीव्रता बोल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, दोनों कहानी समझ में आ रही है। अब देखिए ध्यान से कि यह एक सदिश राशि है, ये मैं आपको बता चुका हूं। क्यों कि भैया m सदिश है तो I भी क्या होगा, सदिश होगा, और इसका SI मात्रक एम्पियर पर मीटर होता है। कहिएगा कैसे, तो आपको पिछले दिन बताया था क्या कि जो अपना m है, इस m का यूनिट क्या होता है, एम्पियर पर, एम्पियर मीटर, इसका क्या होता है एम्पियर, और नीचे क्या है वॉल्यूम, ठीक ना। इसका होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, कल वाला कॉपी देखो क्या होता है, m एम्पियर मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को क्या लिखेगा, मीटर। ये स्क्वायर से ये क्यूब क्या होगा, बचेगा कितना, एम्पियर पर। तो इसका SI मात्रक क्या होगा, एम्पियर पर। ये क्या है, सदिश राशि है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए कि आगे यहां से जब हम लोग बढ़ेंगे तो मिलेगा क्या कि बाह्य कारण। अब बाह्य कारण क्या है, तो बाह्य कारण क्या है कि धारावाही लूप और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब बाह्य कारण क्या है, अंदर में तो डायपोल एकीकृत दिशा में आ गया था इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र बनाया था। बाहर से मैंने क्या किया है, धारा को तार से लपेट करके चुंबकीय क्षेत्र दिया है, या कोई दूसरा चुंबक लगा करके चुंबकीय क्षेत्र देंगे। बात समझ में आ रहा है। तो अगर हम किसी कारण से इस चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाएंगे, इससे धारा बढ़ा दे लूप से, तो अंदर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बाह्य कारण जो है कि बाहर से मैंने जो धारावाही लूप लपेटा है, या बाहर से जो मैं चुंबक लगा करके बाहरी चुंबकीय क्षेत्र दूंगा,
तो उससे भी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और इस उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता वेक्टर एच कहा जाता है। मतलब सिंपल सा बात है क्या, कि अपने पास दो कारण है, दो कारण में पहला कारण क्या है, आंतरिक कारण के अंदर के कारण ध्रुव, ध्रुव जो है सो सारे ध्रुव क्या हुए, एक दिशा में आए, एक दिशा में आए तो उसके कारण क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र बना। अब क्या हुआ भाई, कि बाहर से भी तो मैंने लूप लगाया है, वो चुंबकीय क्षेत्र जितना अधिक होगा डायपोल पर उतना अधिक टॉर्क लगाएगा, उतना अधिक टॉर्क लगाएगा तो उतना मजबूत चुंबकीय क्षेत्र के जैसा बिहेव करेगा। मतलब बाहर वाला फैक्टर भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। तो बाहर वाले फैक्टर के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर एच। अब देखो कि अगर बात किया जाए, ध्यान देना कि अगर बात किया जाए नेट मैग्नेटिक का, बी नेट का, तो ये बी नेट जो है तो दो बातों पर निर्भर कर रही है। किस पर, तो एक आई पर और एक किस पर, एच पर। मतलब कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो आंतरिक के कारण जितना अधिक होगा कुल उतना अधिक होगा, बाह्य के कारण भी जितना अधिक होगा कुल उतना अधिक होगा। तो नेट कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के, आंतरिक और बाह्य कारण को जोड़ देंगे तो कुल चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। मैंने पहला ही लाइन बोला है क्या, पहला ही लाइन बोला है क्या, कि आपको अगर बी नेट लिखना है तो बी इंटरनल प्लस बी, आंतरिक कारण के कारण चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है इसको आई बोले, और बाह्य कारण के कारण जो बना उसको क्या बोले, तो आई प्लस एच जितना बढ़ेगा इस बी नेट का मान भी उतना। इसका मतलब क्या हुआ भैया, कि जैसे जैसे आप आई प्लस एच को बढ़ाइएगा बी नेट का मान क्या होगा आपका। अब जब बी नेट का मान बढ़ेगा तो आप ध्यान दीजिए कि यहां से जब हम लोग कांस्टेंट को हटाते हैं तो एक नियतांक आता है म्यू नॉट, और इसको क्या लिखते हैं, आई प्लस एच। और ये म्यू नॉट वही वाला है, ये म्यू नॉट वही वाला है जिस म्यू नॉट बाई 4 पाई को आप लिखते थे कितना, 10 का पावर माइनस 7। तो भैया यहीं से वही म्यू नॉट को कितना लिखोगे, 4 पाई इंटू 10 का पावर माइनस 7। बात समझ में आ रहा है। अब जरा सा ध्यान से देखना कि अगर बी नेट को हम लोग लिखे इतना म्यू नॉट आई प्लस एच, इसी समीकरण को किताबें कैसे लिखती है, तो किताबें एच का मान निकालती है। तो किताब एच का मान कैसे निकालेगी, म्यू नॉट गुना में है भाग में ले आओ, तो म्यू नॉट गुना में है भाग में ले आओगे तो कितना हो जाएगा, बी नेट अपॉन म्यू नॉट इक्वल टू कितना, आई प्लस एच। और आई को इधर घटाओ में ले आओ तो उधर बच जाएगा एच, उधर बच जाएगा क्या, बराबर बी नेट बटा म्यू नॉट और माइनस कितना, प्लस आई इधर से आया इधर किस में आ गया, माइनस में। अब ध्यान दीजिएगा कि आपसे मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि यहां देखो बी नेट वेक्टर है और आई भी क्या है, दो वेक्टर को घटाएंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा। अब ध्यान देना कि चावल को चावल में से घटाएंगे तो चावल रिजल्ट मिलेगा, ऐसा थोड़ी है कि चावल में से आटा घटाएंगे तो कुछ और मिलेगा, ऐसा तो नहीं होता नेचर में। यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट याद करिए, यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट में कहते हैं कि दो क्वांटिटी को अगर एक तरह के क्वांटिटी को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो रिजल्ट भी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, वैसा ही क्वांटिटी मिलेगा। तो अगर ये केजी में है, ये केजी में है, तो ये भी किसमें होगा। बात समझ में आ रहा है। तो आई का मात्रक अभी पढ़े थे कि अगर आई वेक्टर है इसका मतलब एच भी क्या होगा, और आई का मात्रक अगर है एम्पियर पर मीटर तो इसका भी मात्रक क्या होगा, एम्पियर पर। इतना बात समझ में आया कि नहीं। अगर इतना बात आपको समझ में आ गया है आज का बात, तो आज एकदम इंट्रोडक्शन था क्या, कि कैसे कोई भी पदार्थ चुंबकीय गुण लेके आ जाता है। जैसे आपको एग्जांपल क्या बताया कि कील ऐसे ही रखा हुआ है, कोई चुंबकीय गुण, इसमें आयरन है यार, इसमें डाइपोल मोमेंट है, लेकिन सारे के सारे डाइपोल मोमेंट रैंडम मोशन में, सब एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है, इसीलिए ये चुंबक के जैसा व्यवहार नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे इसको किसी चुंबक में सटा करके रख दिए, अब इसके सारे डाइपोल पर टॉर्क लगना शुरू हुआ, और टॉर्क लग करके इस सारे डाइपोल को क्या किया, घुमाना शुरू किया। लेकिन इतना आसानी से नहीं घूम जाता है, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो शुरू में हटाओगे, सटाओगे और हटा लोगे तो ये चुंबक के जैसा व्यवहार नहीं करेगा, लेकिन सटा करके 1 सप्ताह छोड़ दो, 5 दिन छोड़ दो, अब क्या करेगा, ये धीरे धीरे टॉर्क लगा करके सारे द्विध्रुव को क्या करेगा, एक दिशा में लेके आ जाएगा। अब एक दिशा में लेके आ जाएगा तो अब जो तुम कील को हटाओगे तो ये कील दूसरे कील को अट्रैक्ट करने लगेगा, इसमें क्या होगा, चुंबकीय गुण आ जाएगा। तो जब ये चुंबकीय क्षेत्र में नहीं था मेरे भाई, जब ये चुंबकीय क्षेत्र में नहीं था तो इसका नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना था, ये चुंबक के जैसा व्यवहार। लेकिन जैसे इस पर मैंने बाहर से एक चुंबकीय क्षेत्र लगाया, एक चुंबक के संपर्क में रखा, तो बहुत लंबे टाइम के बाद ऐसा होता है क्या, कि इसका डाइपोल पर टॉर्क लगता है और धीरे 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 ये सारे डाइपोल एक दिशा में आने
शुरू हो जाते हैं। जब एक दिशा में हो जाएंगे तो इसका नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर में नहीं होगा, और जब 0 के बराबर में नहीं होगा तो ये चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करने लगेगा, मतलब चुंबक के जैसा व्यवहार करने लगेगा। अब मैं बोला कि दो कारण, एक आंतरिक कारण और एक डाइपोल एक जैसा हुआ है तो एक चुंबक बना है, और बाहर से ये इसका मदद कर रहा है, तो जो कुल चुंबकीय क्षेत्र होगा ये दोनों के योग के बराबर में होगा। तो दोनों के योग के बराबर में होगा तो आंतरिक कारण के कारण जो हो रहा था उसे चुंबकन तीव्रता बोलते थे I, और बाह्य कारण के कारण जो हो रहा था उसको क्या बोलते थे, बाह्य कारक के कारण जो होता था उसको क्या बोलते थे, वेक्टर H। तो भाई दोनों के समानुपाती हो रहा है कि नहीं भी नेट, आंतरिक कारण जितना बढ़ेगा और बाह्य कारण जितना बढ़ेगा नेट भी इतना ही बढ़ेगा। अब बी नेट को हटाए, प्रोपोर्शनल को हटा करके म्यू नॉट कांस्टेंट लाए। म्यू नॉट क्या होता है जो आपको पता है, इसी को सॉल्व किए तो किताबों में ये इक्वेशन दिया हुआ होता है क्या, कि H इक्वल टू बी नेट बाय म्यू नॉट माइनस I। H क्या है, तो बाह्य कारणों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और I क्या है, आंतरिक कारणों के कारण चुंबकीय क्षेत्र के, दोनों का नाम अलग अलग है। बात समझ में आ रहा है, और काम भी अलग अलग है, एक बाह्य कारण और एक आंतरिक कारण। तो H इक्वल टू कितना लिखते थे, बी नॉट अपॉन म्यू नॉट माइनस I। ये दोनों वेक्टर है तो ये भी क्या होगा, इसका मात्रक एम्पियर पर मीटर है तो इसका भी मात्रक क्या होगा। अब देखो एम्पियर पर मीटर है तो इस सब का तेरे को डायमेंशन निकालने आना चाहिए। एम्पियर के लिए L ऊपर आएगा -1, और करंट के लिए A, करंट के लिए कितना A एम्पियर, और नीचे लेंथ, तो लेंथ ऊपर आएगा तो माइनस में, और एम्पियर के लिए A। सिंपल सा बात है, इतना पढ़ के आइएगा। फिर अगले दिन इन सारे चीज़ों का मैथमेटिकल क्या एप्लीकेशन है जो मैं आपको दिखाऊंगा। आज बस बेसिक फंडामेंटल बातें थी कि आपको एहसास हो कि आखिर कैसे किसी भी पदार्थ में चुंबकीय गुण धीरे धीरे आ जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो ये जो मैंने बाहर से चुंबकीय क्षेत्र लगाया है ये कोई 5 मिनट का प्रोसेस नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना, ये कोई बाहर से चुंबकीय क्षेत्र लगाने वाला 5 मिनट का प्रोसेस नहीं है, ये एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बहुत लंबे समय के बाद ऐसा हो पाता है, ये बहुत धीरे धीरे होता है, और धीरे धीरे हुआ है फिर भी सारा का सारा नहीं हुआ है, 100% नहीं हुआ है। मतलब जितना स्ट्रांग ये चुंबक था, ये निडल कितना भी अधिक चुंबक के जैसा व्यवहार करेगा तो इस ओरिजिनल चुंबक से कमजोर ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है, क्यों कि सारे डाइपोल एकीकृत नहीं हो पा रहे हैं। मेरे ख्याल से आज के लिए काफी है, तो इतना पढ़ के आइएगा, फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के।